जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस हिस्ट्री सीरीज में हम लेकर आए हैं 22 सितंबर के कुछ ऐसे हिस्ट्री फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को और देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से हिस्ट्री फैक्ट्स याद करने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके लिए 1791 का जो रिलेटेड है हमारे माइकल फैराडे जी से। ये माइकल फैराडे जी हैं, आपने अपने स्कूलिंग टाइम में इसका नाम ज़रूर सुना होगा। माइकल फैराडे एक बहुत रिनोन साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व पर अपनी सारी पढ़ाई की थी, सारी स्टडी की थी और इन्होंने ही बहुत सारे प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर दिए थे। साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके भी बहुत सारे लॉज दिए थे, तो उसके लिए फेमस हैं। आज ही के दिन 22 सितंबर को 1791 में इनका निधन हुआ था। तीन बातें जो इनके बारे में फेमस हैं वो देखिए, एक तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के बारे में बताया था। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेट के रिफ्लेक्शन से चेंज होता है और कैसे उसमें चेंजेस आते हैं। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट इन्होंने समझाया था। उसके अलावा इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए थे, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके भी सारे प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे। साथ में जो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो भी इन्होंने प्रपोज की थी। इन्होंने ही बताया था कि मैग्नेट के द्वारा किस तरीके से लाइट को पोलराइज फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर किस तरीके से उसकी रेज चेंज होती हैं, प्रभावित होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। तो ऐसे इन्होंने रूल्स दिए थे। मेनली इनकी जो पूरी थ्योरी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर रही थी, उसके एप्लीकेशंस पर रही थी, कैसे कैसे उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1965 बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिंदुस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज ही के दिन देखिए 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था, तो उसके लिए आज ही यूएन ने सीज फायर की पहल की थी। सीज फायर उन्होंने किया था और उसके बाद से युद्ध खत्म हो गया था, युद्ध शांति की ओर चला गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष विराम हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था। उसके बाद से युद्ध जो था वो खत्म हो गया था। तो 1965 वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिब्राल्टर। ये नाम सुना है क्या आपने, जिब्राल्टर? ठीक है, तो जिब्राल्टर, आपको पहली बात तो ये पता करना है कि जिब्राल्टर एक्चुअल में क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक ज्योग्राफिकल टर्म है, एक भौगोलीय स्थिति है जिब्राल्टर, तो वो आपको पता करके लेके आनी है कौन सी जिब्राल्टर स्थिति है। अब कहानी ये है कि 1965 वॉर में जो पाकिस्तान ने किया था वो यही ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था। उसने यही कहा था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको इंडिया के विरुद्ध भड़काकर और वहाँ पे एक विद्रोह, एक इंसर्जेंसी क्रिएट करने का पाकिस्तान का प्लान था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। और इसी को अपोज करने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर चल गया था जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। अगर हम बात करें युद्ध की, तो युद्ध की भयावहता आप इस बात से लगा सकते हैं अंदाजा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको सबसे बड़ा टैंक युद्ध घोषित किया गया था। यानी जो 1965 वॉर में भारत और पाकिस्तान के बीच में टैंक वॉर हुआ था उसको सबसे बड़ा टैंक वॉर, टैंक बैटल घोषित किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। देखिए यहीं पर एक कहानी और जुड़ी हुई है। एक नाम आप बार बार सुनते होंगे, ताशकंद। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, बुक्स में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा। और अभी हाल में एक फिल्म भी आई थी, द ताशकंद फाइल्स, जिसको पहले बैन कर दिया गया था, उसके बाद कुछ जगहों पर ये रिलीज हुई थी ताशकंद फाइल्स के नाम से। तो ताशकंद समझौता जो था वो इसी युद्ध के बारे में है। जब ये युद्ध अंत हुआ था तो इसी युद्ध को अंत करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, साथ में जिसमें मीडिएटर के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उस समय संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ था वो इसमें शामिल थे। तो वैसे इन चारों के बीच में एक ताशकंद समझौता साइन हुआ था जिसके मद्देनजर जो युद्ध था वो खत्म हो गया था। तो आप ध्यान कर लीजिए, ताशकंद समझौता जो हुआ था वो, ताशकंद एक जगह है जो जगह उस समय सोवियत संघ में थी और आज ये उज्बेकिस्तान एक देश है, वहां पर जगह है उज्बेकिस्तान। तो वहां पर ये जगह है ताशकंद, यहाँ पर समझौता हुआ था जिसमें हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको प्राइम मिनिस्टर दिख रहे होंगे, तो इनकी रहस्यमय मौत वहां पे हो गई थी। हालांकि जो घटनाएं हैं वो कहती हैं कि इनको जहर देकर मारा गया था, वहां पे एक षड्यंत्र के तहत मारा गया था, किंतु जांच पड़ताल में कुछ भी ऐसा जांच पड़ताल में नहीं बढ़ी आगे, किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता जो था वही 1965 वॉर में हुआ था जिसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। अब यहां से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है वो ये कि ताशकंद समझौता हुआ कब था। तो देखिए
ध्यान कीजिए 1965 में हुआ था युद्ध और उसके बाद 22 सितंबर 1965 को हमारे बीच में जो सीज फायर था वो यूएन ने घोषित कर दिया था। और उसके बाद जो ताशकंद समझौता है वो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। उसके बाद से फिर सारी कहानी वहाँ पे हो गई थी और लोगों ने, दोनों ही देशों ने अपनी अपनी ज़मीनें जो हैं लौटा दी थी। इस तरीके से इस युद्ध का अंत हुआ था। तो करीब-करीब अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सैनिक दोनों ही तरफ से मारे गए थे। ऑफिशियल आंकड़े बहुत कम हैं बट असलियत में काफ़ी सैनिक भारत और पाकिस्तान दोनों के ही मारे गए थे और पाकिस्तान का भी काफ़ी नुकसान हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना और नौसेना ने किया था। वेस्ट पाकिस्तान तक हमने आक्रमण कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा युद्ध भारत के साथ में पाकिस्तान से लड़ा गया। अगली बात करते हैं 1539 की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिख संप्रदाय के जो पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, तो उनका करतापुर में निधन हुआ था आज ही के दिन। एक लंगर आपने नाम सुना होगा, तो लंगर प्रथा की शुरुआत हमारे श्री गुरु नानक देव जी ने ही की थी, जिनका करतापुर में निधन हुआ था। गुरु नानक देव जी की बात करें तो 1469 यानी 1469 में इनका जन्म हुआ था और आज के हिसाब से पाकिस्तान में एक जगह है ननकाना साहिब, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जो हमारा सिख धर्म है, सिख पंथ जो है, उसके फाउंडर हैं, उसको इन्होंने शुरुआत किया था और अपने जीवन में कई देशों की इन्होंने पैदल यात्राएं की हैं। ऑलमोस्ट पूरा एशिया इन्होंने घूमा था, बगदाद तक ये गए थे, पैदल यात्राएं की थी और इनका मकसद था कि जो सत्य की जो राह है, जो सत्य का विचार है, उसको फैलाना और एक ओमकार इनका प्रतीक है, उसके विचार को आगे फैलाने के लिए पूरे जीवन इन्होंने यात्राएं की और काफ़ी प्रभावित भी किया लोगों को, कई देशों के लोगों को प्रभावित किया और अंत में 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी आज ही के दिन 22 सितंबर को। गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ, सिख ग्रंथ है जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो उसमें भी सिख गुरुओं की सभी शिक्षाओं को लिखा गया है और गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को भी लिखा गया है इस गुरु ग्रंथ साहिब में ही। तो ऐसी कई सारी रचनाएं उनकी जो हैं वो इस ग्रंथ में हैं, आपको ध्यान करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1792 में फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था। देखिए फ्रांस में क्या था, फ्रांस में क्या, किसी भी देश की बात करें तो पहले वहां पे मोनार्ची चलती थी, यानी जो राजाओं के साम्राज्य हैं वो चलते थे और उसके बाद जो पहला रिपब्लिक था फ्रांस का, उसको घोषित किया गया था आज 1792 में 22 सितंबर के दिन में। तो काफी बड़ा दिन हो जाता है फ्रांस के लिए जब रिपब्लिक घोषित किया गया था, आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 1862 का पॉइंट है। 1862 में जो राष्ट्रपति लिंकन थे, इनका पूरा नाम था अब्राहम लिंकन, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और अमेरिका में इन्होंने आज के दिन 1862 में ऑर्डर दिया था कि सभी जो राज्य हैं वो तुरंत जो उनके गुलाम हैं, जो उस समय दास रहते थे, इंसानों को दास की तरह यूज किया जाता था, तो उनको छोड़ दें, उनको मुक्त करने का आदेश आज दिया था। देखिए अगर हम लोग दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा अमेरिका में 1776 में स्टार्ट हुआ था। 1776 में वहां पे जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उन ब्रिटिश कॉलोनीज में जो थी दास प्रथा शुरू हुई थी, उसमें अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे, मुख्यतः अफ्रीका के लोगों को, गरीब लोगों को वहां पे लाया जाता था और जबरदस्ती उनसे काम वहां पे कराया जाता था, फैक्ट्रीज में और भी कई जगह पे काम उनसे लिया जाता था। तो ऐसी फोर्स लेबर को, या जो ऐसी लेबर थी तो अनफ्री लेबर थी, यानी वो कभी अपनी मर्जी से काम छोड़ नहीं सकती थी, तो ऐसी लेबर को हम लोग दास बोलते थे। और अमेरिका में 1776 से ब्रिटिशर्स ने इसका प्रचलन शुरू किया था। उसके बाद फिर अब्राहम लिंकन के प्रयासों के द्वारा 1862 में इन्होंने इसको ऑर्डर दिया कि सभी गुलामों को, सभी दासों को छोड़ दिया जाए और उसके बाद 6 दिसंबर 1865 को इन्होंने वहां के कानून में परिवर्तन किया, वहां के संविधान में परिवर्तन किया और 6 दिसंबर 1865 को वहां पे 13 अमेंडमेंट करके इस रूल को हटाया और दास प्रथा को लीगली अमेरिका से खत्म कर दिया गया, अमेरिका से सभी राज्यों से खत्म कर दिया गया। 1776 के बाद 1865 तक वहां पे दास प्रथा चली और अब्राहम लिंकन को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने वहां पे इसको खत्म किया। तो ध्यान करिए, मुक्त करने का आदेश आज दिया था 22 नवंबर 1862 को और जो खत्म किया गया है, लीगली कानून बना के खत्म किया गया है, वो खत्म किया गया है 6 दिसंबर 1865 को 13th अमेंडमेंट के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1888 की। तो 1888 में एक फेमस मैगजीन है नेशनल जियोग्राफिक, या आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का जो पब्लिकेशन है वो आज से स्टार्ट हुआ था 1888 में। ये 1888 है, ध्यान कर लीजिएगा। 1888 में इसका पब्लिकेशन आज के दिन से शुरू हुआ था 22 दिसंबर से। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एक सोसाइटी है जिसके अंतर्गत ये मैगजीन चलती है
और मुख्यतः जो इसके विषय रहते हैं वो साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड कल्चर के विषय रहते हैं, जिन पर ये अपने आर्टिकल पब्लिश करती है। मंथली मैगजीन है, मंथली आती है, और अब तो चैनल्स भी हम लोग देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स भी इसके चलते हैं। तो ऐसा ये 24 भाषाओं में पूरे विश्व में मैगजीन जाती है, जो विभिन्न तरह के विषयों पर अपनी सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 1980 की। 1980 में इराक और ईरान के बीच आज ही वॉर शुरू हुआ था। देखिए, ईरान और इराक का वॉर ये काफी फेमस है, और इसको पर्सियन गल्फ वॉर भी कहते थे। हालांकि 1990-91 में असली पर्सियन गल्फ वॉर हुआ था, उसके पहले तक इसी वॉर को, ईरान इराक के वॉर को ही हम लोग पर्सियन गल्फ वॉर कह देते थे। तो 8 साल लगभग चला था। 1980 में स्टार्ट होने के बाद 1988 तक ये युद्ध चला, और लगभग 5 लाख सैनिक इसमें हताहत हुए थे, ईरान और इराक दोनों के ही। सीमा संघर्ष था, सीमा के रूप में वाद था कि कौन सी जगह किसकी है, इस पर वाद चल रहा था, और उसी वाद ने फिर बड़ा रूप ले लिया और युद्ध का कारण एक बनी थी। 5 लाख करीब सैनिक इसमें मारे गए थे 1980 में। आज ही के दिन शुरू हुआ था 22 सितंबर को इराक ईरान युद्ध। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1991 की। तो वहां दुर्गा खोटे जी का नाम शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन भारतीय और मराठी सिनेमा की जानी मानी हीरोइन रही हैं, और लगभग देखा जाए तो भारतीय सिनेमा में महिलाओं की शुरुआत, यानी महिलाओं की एंट्री जो है वो इन्हीं से शुरू होती है। इन्होंने ही बहुत काम किया जिससे भारतीय महिलाओं की जो उपस्थिति है इंडस्ट्री में वो सुनिश्चित हो पाई। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया। इनको सन 2000 में एक 100 पीपल लिस्ट जारी हुई थी इंडिया टुडे के द्वारा, जिसका शीर्षक था हु शेप्ड इंडिया, यानी इंडिया को शेप देने वाले 100 लोगों की सूची में सन 2000 में दुर्गा खोटे जी को शामिल किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा योगदान इनका रहा होगा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स के कल्चर को बढ़ाने का, उनके स्थान को बढ़ाने का। इनके इन्हीं प्रयासों के वजह से 1968 में 1968 में दुर्गा खोटे जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, और फिर 1983 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में भारतीय सिनेमा में और भारतीय अभिनेत्री और अभिनेताओं के लिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट थे जो हमने आज देखे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।